नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर राजनीति शास्त्र की। पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत होने जा रही है और ये पहली क्लास होगी। अभी फ़िलहाल मैं फ़र्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस ही शुरू कर रहा हूँ। धीरे धीरे सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर या जितने भी सेमेस्टर हैं उनकी क्लासेस आएंगी। तो मैंने सिलेबस इसका पहले ही डिस्कस कर लिया है, आप सभी को बता दिया है कि यूपी की जितनी यूनिवर्सिटी हैं उनका सिलेबस लगभग सेम है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनका सिलेबस थोड़ा आगे पीछे है, यानी कि टॉपिक्स इधर उधर दिए हैं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस ज़रूर डाउनलोड कीजिए। किस यूनिवर्सिटी के हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको सिलेबस अपनी यूनिवर्सिटी का नहीं मिल रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, फॉलो कीजिए। वहाँ पर हो सकता है मैं आपको आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी प्रोवाइड करा दूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको करना क्या है, अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड करना है या कहीं से प्राप्त करना है। फिर उसमें अपना टॉपिक देखना है, अपना यूनिट देखना है कि कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। टॉपिक मैं सारे कराऊंगा, हालांकि थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। किसी यूनिवर्सिटी में कोई टॉपिक पहले दिया है तो कोई टॉपिक बाद में दिया है, ऐसा किया है, लेकिन टॉपिक सेम है। तो चलिए हम लोग पहली यूनिट की आज शुरुआत करते हैं। और पहली यूनिट में आपको पॉलिटिकल साइंस के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पहली यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, थोड़ा सा राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ टॉपिक रहेंगे, जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म कैसे हुआ, कौन कौन से कारण थे, फिर कुछ आंदोलन वगैरह हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। ये पहला टॉपिक है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एवं विकास। अब कभी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण, तो चाहे राष्ट्रीयता कहे या फिर राष्ट्रीय आंदोलन कहे, लगभग दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का कारण एक ही होगा। भाई जब हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई तभी हमने आंदोलन करना शुरू किया, एक के बाद एक आंदोलन हुए, तो दोनों एक ही है। चाहे राष्ट्रीय आंदोलन का उदय पूछे या राष्ट्रीयता का उदय पूछे, आपको हेडिंग जो मैं पढ़ाऊँगा वही लिखना है, घुमा के आपसे पूछ सकता है। तो 1857 ईस्वी का जो वर्ष है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का प्रारंभ माना जाता है। इसके उदय के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। तो 1857 की क्रांति होती है, आप सभी को पता है, और अंग्रेजों द्वारा उसका निर्ममतापूर्वक दमन किया जाता है। उसके बाद से ही कहा जाता है कि राष्ट्रीय भावना की एकता प्रबल होती चली गई और फिर एक के बाद एक आंदोलन होने शुरू हुए। अब भाई कारण में पूछे तो पहला कारण आपको लिखना है पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति का प्रभाव। जिसको मैं पहले समझा देता हूँ, इसको पढ़िएगा, अभी मैं पढ़ता नहीं हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपको ये पढ़ के सुना दूँगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें लिखी हैं उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ। देखिए हेडिंग है पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति का प्रभाव। तो अब आप सोचिए कि पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से कैसे हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। सोचिए, देखिए पाश्चात्य शिक्षा का मतलब है यूरोपियन शिक्षा, यानी कि यूरोपीय शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा। तो अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति को जब भारतीय प्राप्त करते हैं तो इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना कैसे जागृत होती है, ये आपको सोचना है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू किया। अब अंग्रेजी शिक्षा क्यों देंगे, इसका कारण ये था कि उनको, चूँकि वो भारत में प्रशासन करना चाहते थे, शासन करना चाहते थे, तो प्रशासन करने के लिए, शासन करने के लिए उन्हें कुछ कर्मचारियों की, कुछ क्लर्कों की, कुछ नौकरशाहों की ज़रूरत पड़ेगी जो उनके काम करें, उनके प्रशासन में सहयोग करें। ऐसे कुछ आदमियों की ज़रूरत अंग्रेज़ों को पड़ी। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि भारतीयों को काम में लेना शुरू किया। तो भारतीय हिंदी बोलते थे, अंग्रेज इंग्लिश बोलते थे, तो इसलिए बातचीत करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कुछ भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया ताकि वे उनके प्रशासन संबंधी कार्यों में सहयोग दे सकें। लेकिन हुआ क्या, इसका एक अलग प्रभाव पड़ा, एक अलग ही इसका परिणाम निकल कर सामने आया। जब भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा सीखी, अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ी, तो अब जब उनको अंग्रेजी पढ़ना आ गया तो उन्होंने और सारी पुस्तकें पढ़नी शुरू की अंग्रेज़ों की, यानी कि यूरोप की, या हम कहें कि पाश्चात्य शिक्षा से संबंधित जितनी भी किताबें थीं उन्होंने पढ़नी शुरू की। उन्होंने देखा कि भाई यूरोप में
क्रांतियों के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की गई, यानी कई प्रकार के आंदोलन और क्रांति किए गए, तब जाके यूरोपीय देश स्वतंत्र हुए। उन्होंने बुकों में क्या पढ़ा, भारतीयों ने बुकों में पढ़ा किसके बारे में, मॉन्टेस्क्यू के बारे में, रूसो के बारे में, वॉल्टियर के बारे में, ईगल के बारे में, इन सभी के बारे में, यानी कि जो पाश्चात्य विद्वान थे, इतिहासकार थे, दार्शनिक थे, उनके बारे में पढ़ा, उनके विचारों से प्रभावित हुए। स्वतंत्रता, समानता, न्याय के विचार पाश्चात्य शिक्षा से प्राप्त हुए। किसको, भारतीयों को। तो भारतीयों में भी एक अलग भावना उत्पन्न हुई कि हम भी अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराएंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाश्चात्य शिक्षा में संस्कृति का प्रभाव पड़ा और हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। अब इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति ने राष्ट्रवादी भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या निर्वाह किया। अंग्रेजों ने भारतीयों को इसलिए शिक्षित नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागे। तो आपको पता होगा कि भाई अंग्रेजों ने हमें शिक्षित किया था क्योंकि वे क्या चाहते थे, क्लर्क चाहते थे, वे एक प्रकार से नौकर चाहते थे, उनके काम में सहयोग देने वाले कर्मचारी चाहते थे। इसलिए नहीं शिक्षा दी कि वे हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना जगाना चाहते थे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना जागी। वो चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। उनका उद्देश्य तो ब्रिटिश प्रशासन एवं व्यापारिक फर्मों के लिए लिपिक की आवश्यकता की पूर्ति करना था। लिपिक का मतलब क्लर्क या आप कह सकते हैं कर्मचारी। परंतु अंग्रेजों का यह दुर्भाग्य सिद्ध हुआ कि भारतीयों को वॉल्टियर, रूसो, मैजनी जैसे लोगों के विचारों को जानने का सौभाग्य मिला। यानी जब भारतीयों ने पाश्चात्य शिक्षा का अध्ययन किया तो वॉल्टियर के विचार से परिचित हुए भारतीय, रूसो के विचार से, मैजनी के विचार से। और इन्होंने क्या लिखा था, रूसो, मैजनी, वॉल्टियर, ये सब स्वतंत्रता, समानता, न्याय संबंधी चीज़ों में विश्वास रखते थे और उन्हीं से संबंधित किताबें लिखते थे। तो जब उन किताबों को पढ़ा तो भारतीय लोगों में भी वो भावनाएं आई। ये देखिए, इस तरह पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगी। 1833 ईस्वी में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। पश्चिमी देशों के साथ संबंध, पाश्चात्य साहित्य, विज्ञान, इतिहास, दर्शन के अध्ययन से भारतीयों को भारत में प्रचलित कुप्रथाओं के बारे में भी जानकारी हुई और साथ ही उनमें राष्ट्रवाद की भावना का भी उदय हुआ। तो पहला कारण आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति का प्रभाव भारत के नेताओं पर पड़ा या भारतीय राष्ट्रवादियों पर पड़ा। दूसरा है समाचार पत्रों एवं प्रेस का प्रभाव। अब इसको मैं समझा देता हूँ, फिर पढ़ के आपको बताता हूँ। अब देखिए, जब अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे हमारे भारत में, तो भारतीयों पर तमाम प्रकार के अत्याचार करते थे, तमाम प्रकार का शोषण करते थे। तो भारतीय लोग इससे परेशान थे। शुरुआत में तो कई भारतीय ऐसा भी मानते हैं, मैं आपको बताऊंगा नरम दल के बारे में जब पढ़ाऊंगा आगे। तो नरम दल के लोग मानते थे या नरम दल के नेता मानते थे कि भाई अंग्रेज़ों का शासन ठीक है, वे हमें सभ्य बनाने आए हैं, उनके अंडर में काम करना गर्व की बात है। कई नेता ऐसे मानते थे, लेकिन एक्चुअली था ये कि अंग्रेज़ हम पे शोषण कर रहे थे, शोषण कर रहे थे और हम पे बहुत सारा अत्याचार कर रहे थे। तो कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की इन अत्याचारों के बारे में, इन शोषण के बारे में अपनी किताबों में छापना शुरू किया। यानी कई विद्वान, कई इतिहासकार, कई नेता ने पत्रिकाओं का संपादन किया, समाचार पत्र निकाले, साप्ताहिक पत्रिका निकाली, मंथली निकाली, या जितने भी टाइप के होते हैं, दैनिक जागरण, इस प्रकार के पत्र निकलने शुरू हुए। मैं आपको पत्रों का नाम अभी बताऊंगा कुछ। तो उन पत्रों में अंग्रेज़ों की बुराई या जो भी अंग्रेज़ करते थे भारतीयों के साथ गलत काम, शोषण, अत्याचार, लूटपाट जो भी करते थे, वे सभी खबरें उन अखबारों में छपती थी। तो जब अन्य भारतीय पढ़ते थे उसको, तो उनमें एक प्रकार की राष्ट्रीय भावना जागृत हुई कि हमें अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ना है, क्योंकि हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, हम पे अत्याचार कर रहे हैं। तो यही प्रभाव पड़ा। देख लेते हैं समाचार पत्रों एवं प्रेस का प्रभाव। समाचार पत्रों एवं प्रेस का राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की नींव डाली। किसने डाली? राजा राम मोहन राय ने। याद रखिएगा, इनको भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही राष्ट्रीय प्रेस की नींव डाली। उन्होंने संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में एवं मिराथुल अखबार
फारसी भाषा में जैसे पत्रों का संपादन कर भारत में राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रथम प्रयास किया। तो 2 अखबार हैं इनके, एक संवाद कौमुदी है जो बंगला भाषा में छपती थी और एक मिराथुल अखबार है जो फारसी भाषा में। 1859 में राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत साप्ताहिक पत्र जैसे सोम प्रकाश का संपादन ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया। याद रखिएगा, सोम प्रकाश का संपादन किसने किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर। और इसमें ये राष्ट्रवादी बातें करते थे, राष्ट्र से संबंधित बातें लिखते थे कि कैसे राष्ट्रीय भावना बढ़ानी चाहिए, और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ ये लिखते थे कि अंग्रेज़ क्या क्या दुष्कर्म कर रहे हैं भारत में, क्या क्या गलत काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें लिखते थे। इसके अतिरिक्त बंगदूत, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, हिंदू पायनियर, मराठा, इंडियन मिरर आदि समाचार पत्रों ने भी ब्रिटिश हुकूमत की गलत नीतियों की आलोचना कर भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। तो इन अखबारों में क्या लिखा होता था? यानी जो ब्रिटिश गलत काम करते थे, गलत नीतियाँ लागू करते थे, शोषण करते थे, अत्याचार करते थे, उन सारी बुराइयों के बारे में लिखा होता था इन समाचार पत्रों में। जब ये समाचार पत्र लोगों यानी भारतीय लोगों में वितरित होते थे, पहुँचते थे, तो भारतीय लोग इसको पढ़ करके अंग्रेज़ों की नीतियों के बारे में समझ जाते थे कि अंग्रेज़ हम पे अत्याचार कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें इनको खदेड़ना होगा। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण भाई, राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति क्यों हुई, इसका तीसरा कारण आप लिख सकते हैं देश का आर्थिक शोषण। अंग्रेज़ लगातार देश का आर्थिक शोषण कर रहे थे, देश को खोखला बनाए जा रहे थे। तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें कुछ समझाना है नहीं भाई। अंग्रेज़ों के द्वारा देश का जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था, उसने भी राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण योगदान दिया। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को समझाकर अंग्रेज़ों के शोषण का खाका खींचा। अंग्रेज़ों की भारत विरोधी आर्थिक नीति ने भारतीयों के मन में विदेशी राज के प्रति नफरत एवं स्वदेशी माल एवं राज के प्रति प्रेम को जगाया। भारत के आर्थिक शोषण की प्रकाष्ठा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में देखने को मिलती है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय बहुत ज़्यादा परेशान थे अंग्रेज़ों से। लगातार अंग्रेज़ भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? देखिए, ब्रिटेन क्या कर रहा था, यानी कि जो अंग्रेज़ थे वो भारत से कच्चा माल ले जाते थे। कच्चा माल यानी जैसे कपास हो गया या जितने भी कच्चा माल है, कच्चा माल ले जा करके फिर ब्रिटेन में उस कच्चे माल से प्रोडक्ट बनाते थे, यानी वस्तुएं बनाते थे। उन वस्तुओं को ला करके भारत में ही बेच देते थे। अब मान लीजिए 2 रुपये का कोई कच्चा माल लेकर गए और ब्रिटेन में उसको बनाए बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग की, फिर उसको भारत में ही लाकर 10 रुपये में बेच रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि भारत का धन धीरे धीरे ब्रिटेन की ओर जाने लगा। इसी को बोला गया है धन निष्कासन का सिद्धांत, यानी धन का निष्कासन होने लगा। 2 रुपये में जो माल खरीदते थे उसको थोड़ा बहुत संशोधन करके बना करके 10 रुपये में हमारे ही देश में बेच रहे हैं। तो यानी कि भारत को कच्चे माल का निर्यातक और बने हुए माल यानी तैयार माल का आयातक बना दिया। इस प्रकार ब्रिटेन धीरे धीरे अमीर होने लगा और भारतीय व्यापारी, उद्योगपति या जितने भी छोटे छोटे शिल्पकार थे, लघु उद्योग के जो भी व्यापारी थे, वे धीरे धीरे गरीब होने लगे। क्योंकि हमारे यहाँ फैक्ट्री वगैरह लगी नहीं थी, हाथ से चीज़ें बनाई जाती थी। तो हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती थी वो महंगी होती थी, और जो ब्रिटेन से चीज़ें बनकर आती थी वो मशीनों से बनती थी, थोड़ी सस्ती पड़ती थी। अब मान लीजिए जो ब्रिटेन से चीज़ें बनकर आई भारत में बिक रही 10 रुपये की, और यहाँ जो कारीगर बना रहे हो 12 रुपये की दे रहे हैं, तो भाई लोग किसकी खरीदेंगे? ब्रिटेन की वस्तु खरीदेंगे, क्योंकि 2 रुपये सस्ती मिल रही है। तो भारतीयों का बंटाधार हो गया। भारतीय जो भी लघु उद्योग थे उनका विनाश होना शुरू हुआ। तो ये एक प्रकार से आर्थिक शोषण ही था। और भी था, जैसे आर्थिक शोषण आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे जो ब्रिटेन के जो भी आप कह सकते हैं बागान मालिक होते थे या जो भी ज़मींदार वगैरह होते थे, वो ज़बरदस्ती भारतीयों से व्यापारिक फसलों को उगाने के लिए एक प्रकार से दबाव डालते थे। यानी खाद्यान्न फसलें नहीं उगवाते थे। खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूँ, चावल को धान कहते हैं, तो गेहूँ, चावल, धान, बाजरा, इन सब की खेती नहीं करवाते थे। किसकी खेती करवाते थे? तंबाकू की और कपास की, नील की, तंबाकू की, इन सब की खेती करवाते थे भारतीयों से। और नहीं करते थे तो उन पर अत्याचार करते थे, उन पर तरह तरह के टैक्स लगाते थे। तो जब धीरे धीरे
खाद्यान्न फसल का उत्पादन कम होने लगा और व्यापारिक फसलों का उत्पादन अंग्रेज ज़्यादा कराने लगे, तो खाने की कमी हो गई। फिर तमाम प्रकार के अकाल पड़ते थे, भुखमरी पड़ती थी और कई लोग मारे जाते थे। तो इस प्रकार भी शोषण होता था। कई प्रकार के शोषण हैं, तो अभी फ़िलहाल आप इतना ही जानिए। तो धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि ये ब्रिटेनवासी जो है हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं, इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे दोनों में, यानी कि भारतीयों में एक प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। राष्ट्रीय साहित्य का भी प्रभाव पड़ा। तो जब धीरे धीरे लोग जागृत हुए, पढ़ना लिखना जानने लगे हमारे देश में, तो अब जैसे हमारे देश का जो भी साहित्य, प्राचीन साहित्य है, जब अंग्रेज आते हैं तो उन प्राचीन साहित्यों का अनुवाद कराते हैं अंग्रेजी में। अनुवाद क्यों कराएंगे? क्योंकि भाई अगर ब्रिटेन को भारत पर प्रशासन करना है, शासन करना है, राज करना है, तो भारत के रीति रिवाजों, परंपराओं, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया कि इन सारी चीज़ों को जानने के लिए धर्म ग्रंथों का अनुवाद कराना शुरू किया। यानी जो भी प्राचीन भारतीय साहित्य उनका अनुवाद कराना शुरू किया। तो जब अनुवाद होने लगा तो भारतीय भी उसको ध्यान देने लगे उस पर और उसको पढ़ने लगे। तो भारतीयों को पता चला कि हमारे अंदर कौन कौन सी कुरीतियाँ हैं, किस किस क्षेत्र में हमको सुधार करना चाहिए। फिर धीरे धीरे उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। राष्ट्रीय साहित्य भी राष्ट्रवादी भावना की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1876 में अपने नाटक भारत दुर्दशा में अंग्रेजों के प्रति आक्रामक नीति का उल्लेख किया। तो याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पुस्तक है भारत दुर्दशा, ये नाटक है और 1876 में लिखा गया था। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों की आक्रामक नीति के बारे में उल्लेख किया है। इस क्षेत्र में हरिश्चंद्र के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी भी आते हैं, जिनकी रचनाएं देश प्रेम की भावना से उत्प्रोत थीं। अन्य भाषाओं जैसे उर्दू के साहित्य में मोहम्मद हुसैन, अल्ताफ़ हुसैन की रचनाओं, बांग्ला भाषा में जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में चिपलूनकर, गुजराती में नर्मदा, तमिल में सुब्रमण्यम भारती आदि की रचनाओं में भी देश प्रेम की भावना झलकती है। तो जब इन रचनाओं को भारतीयों ने पढ़ा तो उनमें भी राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। फिर कारण आप लिख सकते हैं एक और, परिवहन तथा संचार साधनों का भी प्रभाव पड़ा। तो इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उनको कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी और तैयार माल को बेचने की ज़रूरत पड़ी। तो अब कच्चा माल कैसे जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं? जब परिवहन मजबूत होगा, यानी आने जाने का साधन होगा, सड़कें होंगी, गाड़ियाँ होंगी, संचार होगा, तब उनको कच्चा माल प्राप्त करने में आसानी होगी और तैयार माल को बेचने में भी आसानी होगी। अब मान लीजिए कोई माल मुंबई उतरा, यानी बम्बई उतरा, बम्बई से उसे कश्मीर में बेचना है, तो अगर सड़कें नहीं होंगी, परिवहन नहीं होगा, तो कैसे बेच पाएंगे? तो अंग्रेज़ों ने अपना माल बेचने के लिए और कच्चा माल प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या किया? हमारे यहाँ परिवहन संचार साधनों का विकास किया। ये मानिए, डाक, तार, रेल, सड़क ये बनाना उन्होंने शुरू किया। तो जब ये बना दिया तो इसका एक प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ा। क्या पड़ा? कि पहले भारतीय अलग अलग इलाके में रहते थे, एक दूसरे से कांटेक्ट बहुत कम ही हो पाता था। लेकिन जब सड़कें बन गई, परिवहन के साधन विकसित हो गए, संचार साधनों और डाक तार का विकास हुआ, तो लोगों में एक दूसरे के प्रति जानने की इच्छा जागृत हुई, यानी एक दूसरे के विचारों को जानने लगे। तो ये राष्ट्रवाद की जड़ को मजबूत करने में योगदान देता है। मतलब भाई पहले हम अलग अलग रहते थे, एक दूसरे से बहुत कम ही मिल पाते थे, लेकिन जब सड़कें बन गई, परिवहन विकसित हो गया, डाक तार सब विकसित हो गया, टेलीफोन वगैरह आ गया, तो एक दूसरे के विचारों को जानने में, समझने में आसानी हुई, एक दूसरे से मेल मिलाप होने लगा और फिर जो क्षेत्रीय भावना थी वो धीरे धीरे राष्ट्रीय भावना में बदल गई। रेलवे ने इसमें मुख्य भूमिका निर्वाह किया। एडविन अर्नोल्ड ने लिखा है कि रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगी जो बड़े बड़े वंशों ने पहले कभी नहीं किया। जो अकबर अपनी दयाशीलता तथा टीपू सुल्तान अपनी उग्रता द्वारा नहीं कर सका, वे भारत को एक राष्ट्र नहीं बना सके। कहने का मतलब जो अकबर नहीं कर सका, जो टीपू सुल्तान नहीं कर सका, वो किसने कर दिया? परिवहन ने कर दिया, ये रेलवे ने कर दिया। यानी रेलवे ने पूरे देश को जोड़ दिया।
और जब जोड़ दिया तो सारे देश के लोगों ने आना जाना प्रारंभ किया, विचारों का आदान प्रदान हुआ और उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने लगी। बौद्धिक पुनर्जागरण ये भी एक कारण बन सकता है राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का। बहुत सारे हमारे यहाँ भारत में 18वीं और 19वीं शताब्दी में बहुत सारे धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, और आप देखेंगे कि दलित वर्ग में भी बहुत सारे सुधार हुए, जैसे ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज चलाया, सत्यशोधक समाज आंदोलन चलाया, तो उसमें भी बहुत सारे सुधार हुए। और बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मुस्लिमों में भी अलीगढ़ आंदोलन हुआ। तो कई आंदोलन हुए, कई समाज सुधार हुए, उससे भी राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। वही चीज़ यहाँ पे पुनर्जागरण ने राष्ट्रवाद के उदय में एक अहम भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों के अंतर्मन को झकझोरा। इस संदर्भ में दयानंद सरस्वती ने कहा कि स्वदेशी राज्य सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम होता है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, मैं सशरीर भारत हूँ और सारा भारत मेरा शरीर है। यानी कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन चलाया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज चलाया, और आप कहें तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज चलाया। ऐसे कई और भी नेता हुए जो कई छोटे छोटे बड़े बड़े संगठन चलाते हैं और उस संगठन, उस संस्था के माध्यम से समाज में सुधार करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, धर्म में सुधार करते हैं। तो धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई। अगला आप कारण बता सकते हैं प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर की खोज का प्रभाव। ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जब अंग्रेज़ आते हैं तो हमारे प्राचीन साहित्यों को अनुवादित करना शुरू करते हैं, यानी उसका अनुवाद करना शुरू करते हैं, और फिर भारतीय लोगों का भी परिचय प्राचीन भारतीय साहित्य से होता है, और उसको पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भाई हमारी प्राचीन संस्कृति तो बहुत महान थी और हम लोग आज यहाँ गुलामी कर रहे हैं अंग्रेज़ों की। तो उनमें एक गर्व की भावना पैदा होती है अपने प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के प्रति, और वो कहते हैं हम पहले भी आज़ाद थे और अब भी आज़ाद होंगे, और अंग्रेज़ों को भगाने के बारे में सोचने लगते हैं। तो यूरोपीय विद्वान सर विलियम जॉन्स, मोनियर विलियम्स, मैक्स मुलर, विलियम रोथ, सैमसन मैकडोनाल्ड आदि ने शोधों के द्वारा भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर से सबका परिचय कराया। निश्चित रूप से इससे भारतीयों के मन में हीन भावना गायब हुई, यानी भारतीयों के मन में पहले एक हीन भावना बैठ गई थी, मध्यकाल से चली आ रही थी कि हम लोग पिछड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति बहुत पिछड़ी हुई है। ये भावना धीरे धीरे चली गई। उनमें आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास जगा, जिससे उनके अंदर देशभक्ति एवं राष्ट्रवाद की भावना प्रोत्साहित हुई। भेदभावपूर्ण नीति, ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई अंग्रेज़ हमारे प्रति भेदभावपूर्ण नीति अपनाते थे, तो इससे भी कई भारतीय बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने कहा ये गलत है और हमें इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। तो इससे भी राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। अंग्रेज़ हम लोग को काला सुअर बोलते थे, अपने आप को गोरा बोलते थे, सभ्य बोलते थे, हम लोग को असभ्य बोलते थे। तो अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के प्रति हर जगह सेना, उद्योग, सरकारी नौकरियों, आर्थिक क्षेत्र में अपनाई जाने वाली भेदभावपूर्ण नीति में भी राष्ट्रीयता को जन्म दिया। यानी हर जगह हमारे साथ भेदभाव होता था। जो भी बड़े पद होते थे वो अंग्रेज़ खुद रखते थे और हम लोग को छोटे छोटे पद देते थे। लॉर्ड लिटन के प्रतिक्रियावादी कार्य जैसे दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इंडियन सिविल सर्विस की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध आदि ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। तो ये इतने कारण हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो इनमें से कम 4-5 हेडिंग आप लिखिए, और मैंने आपको समझा ही दिया कि क्या लिखना है। तो अगर इतना लिखते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पहली वीडियो है, मैंने समझाने पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, और इसको आप पढ़ने के लिए तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन समझाने का तरीका मेरा थोड़ा सा अलग है। और ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।